घोषित कर दिया गया है। तो अनूपपुर जिले से अमरकंटक, कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर? विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा दोनों वहाँ जाकर मिलती हैं पीछे की साइड, है ना। जैसे देखो ये हमारी नर्मदा रिवर है, यहाँ से देखो ये नर्मदा जी जा रही है पूरी, है ना। अब नर्मदा जी के ऊपर की तरफ कौन सी पहाड़ी है भाई? विंध्याचल। ऊपर की तरफ विंध्य रेंज है पूरी, और नीचे की तरफ कौन सी रेंज है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा और विंध्य दोनों जा करके यहाँ पर जब मिलती है पीछे की तरफ, ठीक है, वो जो ज्वाइंट है उनका जंक्शन है ना, वहाँ से जो है नर्मदा जी भी निकलती वहीं से, और वहीं से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी सोन नदी। तो सोन नदी निकल गई अमरकंटक से, कहाँ पर जाती है ये? सोन नदी जाती है कहाँ पर जाती है? सोनपुर। कहाँ पर जाती है? सोनपुर, बिहार। ठीक है, बिहार में कहाँ पर जा रही है ये? पटना। पटना में कहाँ पर जा रही है ये? सोनपुर। पटना में सोनपुर, ठीक है। सोनपुर में जाकर कहाँ पर मिल रही है? गंगा जी में, है ना, गंगा नदी में, या गंगा जी बोलते हैं उन्हें, उसमें जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलकर बिहार के पटना में सोनपुर के अंदर गंगा जी में जो है विलीन हो जाती है, या गंगा जी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये सोन नदी का रूट है। अब देखो सोन नदी के कई सारे नाम हैं। सोन नदी को हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नदी, ठीक, या इसे सोन पालिका कहा जाता है। तो स्वर्ण नदी कहते हैं, सोन पालिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसे ठीक है स्वारा, क्या कहते हैं? स्वारा। कई सारे नाम हैं, हमें तो स्वर्ण नदी ज्यादातर इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई स्वर्ण नदी? क्योंकि सोन नदी की जो मिट्टी है ना, या जो रेत है, वो किसके समान दिखाई देती है? सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकीली है, सोने के जैसी बिल्कुल चमकदार येलो कलर की है। इस वजह से जो है इसको स्वर्ण नदी कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है, ठीक है, इसकी मिट्टी जो है, इसकी सॉइल जो है वो कैसी है? वो येलो कलर की है, ठीक है, येलो कलर की है और स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। हाँ, गोल्ड बोलेंगे ना भाई इंग्लिश में, हाँ, गोल्ड लाइक नहीं, पर रिवर का नाम तो स्वर्ण रिवर ही कहलाएगा, ठीक है। नाम में कोई आप चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम पवन है तो इंग्लिश में पवन ही रहेगा, तो वैसे ही स्वर्ण नदी का नाम स्वर्ण नदी ही रहेगा इंग्लिश में, बट उसका मीनिंग समझने के लिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड के जैसी ये चमक रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, उसके लिए रेत की जरूरत होती है, नदियों से रेत निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो है बेस्ट क्वालिटी का रेत मिलता है। रेत जो है सैंड हमारी बेस्ट क्वालिटी की, इसके लिए फेमस है सोन रिवर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो क्वालिटी वाइज है वो सैंड जो है यहाँ पर सबसे अच्छी मिलती है, उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता वाली जो है रेत के लिए प्रसिद्ध है स्वर्ण नदी हमारी सोन नदी, ठीक। अमरकंटक से निकली, बिहार में पटना में सोनपुर में गंगा जी में जाकर के मिल गई। आगे मतलब कि गंगा की सहायक नदी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर स्वर्ण नदी कहते हैं, सोन पालिका कहते हैं। मिट्टी जो है इनकी ये बहुत ज़्यादा सोने के समान चमकती है, ठीक, और उच्च गुणवत्ता की रेत के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। अगला देखो तो सोन नदी के बारे में अगली बात हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ से हम देखेंगे तो देखो ये रीवा के बाद सतना से होते हुए ये रीवा पन्ना पठार यहाँ से होते हुए ये हमारे बिहार के अंदर जाती है। अब देखो सोन नदी जहाँ पर गंगा जी से मिलती है उस जगह का नाम मैंने क्या बताया? सोनपुर। कहाँ पर मिलती है? सोनपुर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सोन और गंगा के संगम पर, संगम कहते हैं जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? संगम। तो सोन और गंगा के जो संगम है, जो जॉइंट जहाँ पर वो मिलती है एक दूसरे से, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्या लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, समझते हो? जहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह की सेलिंग होती है ना, भैंसे हैं, गाय है, या और भी दूसरी तरीके के कई सारे जानवर होते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है। सोन गंगा के संगम पर सोनपुर में क्या होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक। अच्छा, फिर इसकी लेंथ की बात करें तो सोन रिवर की लेंथ कितनी होती है? सोन रिवर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी 784 किलोमीटर, मतलब कि 784 किलोमीटर,
ठीक है, 784 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसके बेसिन का साइज, बेसिन मतलब समझते हो क्या होता है? नदी का बेसिन मैंने अभी तक बताया कि नहीं आप लोगों को? भाई जो बेसिन होता है जिसमें घर में हम बर्तन साफ करते हैं, वो इस तरीके से पानी का है ना बेसिन। बेसिन का मतलब कि एक ऐसा एरिया, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर मैं समझाऊंगा। ये सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन वाले लिखते चलना भाई फटाफट, है ना? सभी को दिखाई दे रहा है, साउंड आ रहा है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो देखो ये मैप पे यहाँ से हमारी यहाँ कहीं से निकलती है सोन नदी, और यहाँ से सीधी निकल के और गंगा जी में जाकर के मिल जाती है, और गंगा आगे जाकर के कहाँ मिलती है? गंगा आगे जाकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, चलो अब देखो मैं समझा रहा था आपको बेसिन क्या होता है। एक ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि बेसिन का या जल अधिग्रहण क्षेत्र उसका, जिसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र कहते हैं? अपवाह, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मान लो कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, अब नदी में स्लोप तो होगा तभी तो वो बहती है। अगर नदी आगे से ऐसी ऊपर है तो क्या वो बहेगी? क्या नहीं बह पाएगी। तो वो स्लोप भले हमें दिखता ना हो, बहुत ही कम होता है, वो स्लोप ज़्यादा होगा तो नदी का जो वेग है, जो गति है, वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो वो जो स्लोप है ना, जैसे इस तरीके से ये नदी बह रही है, ये पानी बह रहा है, तो आसपास की जितनी भी नदियां हैं जो इसमें आकर के मिल रही है, या नदी नाले हैं, या कोई भी वाटर का जो सप्लाई है नेचुरल, वो इसमें जाकर के मिल रहा है, उन सभी का स्लोप इसकी तरफ ही होगा, है ना। तो वो जो पूरा स्लोप का एरिया जहाँ से ये नदी में आकर के दूसरी नदियाँ मिल रही हैं और पानी का फ्लो इस तरीके से बन रहा है, किसकी तरफ? उस मुख्य नदी की तरफ। उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? बेसिन। क्या कहते हैं? बेसिन। बेसिन में भी यही होता है ना कि पानी हम कहीं भी डालें जाकर उसी में जाता है, वो जो अपना छोटा सा छेद होता है उसके जरिए बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर भी अगर पानी गिरा तो वो बह के कहाँ आएगा? इसी नदी में। यहाँ भी पानी गिरा तो वो बह के कहाँ जाएगा? इस तरफ। मतलब ये एक बेसिन की तरह हो गया। तो ये हर नदी में होता है, और इसी को हम कह सकते हैं कि ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है या अपवाह तंत्र है। तो हमारी जो सोन रिवर है, सोन रिवर का अपवाह तंत्र कितना है? लगभग 17,900 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17,900 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका बेसिन का एरिया है। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो मतलब स्क्वायर किलोमीटर समझ रहे हो ना आप सभी लोग? 17,000 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर जो है हमारी सोन नदी जो है इस तरीके से बहती है, और उसका पानी जो पूरा वहीं पर उसकी तरफ फोकस होता है। ठीक, चलो अब ये हो गया इतना। इसके बाद हम बात करें सोन नदी की पशु मेला, हमने बोल दिया, लंबाई बता दी, सारी चीज़ें बता दी। अब देखो इसकी परियोजनाओं के ऊपर बात करते हैं कि सोन नदी की परियोजनाएं, परियोजना मतलब डैम्स, बांध, उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। बांध हम किस वजह से बनाते हैं? या तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या सिंचाई के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो बांध बने हैं वो दोनों पर्पज से बने। पहला जो बांध है सोन नदी पर, पहला बांध कहाँ पर बना हुआ है भाई? उसका नाम है बाण सागर। कौन सा सागर? बाण सागर बांध। ठीक है, बाण सागर बांध। कहाँ पर बना हुआ है ये बना हुआ है शहडोल में, शहडोल जिले में बना हुआ है। तो इसकी पोजीशन देखो जरा, ये हमारा अनूपपुर है ना। अनूपपुर चूंकि पहले तो शहडोल जिले में ही आता था, और ये सोन नदी जब यहाँ से क्रॉस करती है शहडोल से, तो यहीं पर जो है ये बांध बना हुआ है, शहडोल जिले के अंदर बना हुआ है। ठीक है, शहडोल जिले के अंदर देवाल या देवलोड़ या देवाल एक जगह है, वहाँ पर अगर स्पेशल हम बात करें कि पर्टिकुलर उसका जगह कौन सी है शहडोल जिलों में, तो कौन सी जगह है? देवलोड़, या उसको देवाल भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर बंधा हुआ है। अब बांध का काम क्या है? बांध के दो मुख्य उद्देश्य इसके, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, बिजली बनाना और सिंचाई करना। ये दो इसके मुख्य उद्देश्य है जो जनरली सारे बांध के होते हैं। पर जो छोटे बांध होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंचाई करना, बिजली बनाने का उद्देश्य नहीं होता। केवल बिजली बड़े बांधों में बनती है, मतलब कि ये बड़ा बांध है। ठीक, अब इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट जो है लगभग 67 मीटर होती है। कितनी होती है? 67 मीटर, 67 मीटर के आसपास इस बांध की हाइट है। ठीक, इस बांध से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? एवरेज इलेक्ट्रिसिटी जो है लगभग 435 मेगावाट, मतलब कि 435 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है इस बांध से। 435 मेगावाट का विद्युत उत्पादन, 67 मीटर की इसकी हाइट है।
ठीक। इसके बाद इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये बनना शुरू हुआ था कब, 1978 में। कब बनना शुरू हुआ था, 1978 में। और बन के पूरा कब हुआ ये, 2006 में। कब हुआ, 2006 में। ठीक है, मतलब कि बहुत लंबा समय इसने, क्योंकि काम रुका हुआ पड़ा था। ठीक है, होता है हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें होती जो सरकारी काम है रुक जाते हैं कई बार। जैसे इंदिरा सागर बांध था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना, रुकावट हो गई थी। तो इसमें भी रुकावट हो गई थी कुछ। तो 1978 में ये बनना शुरू हो गया था, पर कंप्लीट कब हुआ, 2006 में ये टोटली कंप्लीट करके खोल दिया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बाण सागर बांध। तो देखो बांध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो परियोजना है उससे संबंधित पहले तो उसका नाम और जगह, नाम और जगह के बाद वो बिजली कितनी बनाता है, अगर बिजली बना रहा है तो बिजली कितनी बनाता है, उसकी हाइट वगैरह हमको ये मेजरमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इतनी चीज़ें हमको कम से कम उसके बारे में पता होनी चाहिए। चीज़ें बहुत सारी है ना, मैंने पहले भी बताया कि इतनी चीज़ें हैं कि हम एक साथ सबको ध्यान में नहीं रख सकते। तो जो मेन फैक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलो ये हो गया, इसको नोट कर लो। अगला जो डैम हम बनाएंगे, मतलब बना हुआ है, हम पढ़ेंगे कौन सा डैम है अगला डैम, रिहंद परियोजना। लिखो जरा अगला, रिहंद परियोजना। ठीक है, अगला जो डैम है हमारा रिहंद परियोजना। इसके बारे में स्पेशल फैक्ट्स क्या है, पहली चीज लिखो कि भारत का सबसे लंबा बांध है ये। लंबा और बड़ा में अंतर समझना, इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ा है पर ये सबसे लंबा है। ठीक है, मतलब लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है भाई, ये हो गया बांध है। अब लंबा बांध है तो इसकी लंबाई हमको बतानी पड़ेगी। इसकी जो लंबाई है वो है 934.45 मीटर। ठीक है, 934.45 मीटर ये इसकी लंबाई है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर लंबा बांध है। ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा बांध। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट भी इसकी अच्छी है, 91.46 मीटर इसकी हाइट है। 91 आसपास, मतलब इंदिरा सागर बांध जितना ऊंचा भी है ये लगभग। ठीक, अब देखो इसका जो जलाशय बनता है, पीछे रिजर्वायर बनता है, डैम के पीछे बहुत सारा पानी आके इकट्ठा हो जाता है। तो रिजर्वायर जो है ये इसका रिजर्वायर 30/15 किलोमीटर का है, मतलब 30 किलोमीटर लंबा है, 30 किलोमीटर लंबा है और 15 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। 30 किलोमीटर की लंबाई उस जलाशय की और 15 किलोमीटर उसकी क्या है, चौड़ाई है। ये जलाशय जो डैम के पीछे पानी भरता है ना भाई, देखो डैम हमेशा ऐसी जगह बनाया जाता है जो ऑलरेडी बेसिन में आती है ना, जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है नेचुरली, वहीं पर उसको रोक लिया जाता है ना। अलग से कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, केवल एक दीवार बना दी, आइट साइड से ऊंची जगहें पहाड़ियाँ बनी हुई है, तो उससे पूरा जो है पीछे जलाशय का निर्माण, रिजर्वायर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो 30 से 15 किलोमीटर लंबा ये जलाशय बनाता है। उसके बाद ये 300 मेगावाट बिजली भी बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएगा, 300 मेगावाट की बिजली भी उत्पादन करेगा। इसका एक और नाम है जिसके नाम से भी ये जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है इसका, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। और ये है कहाँ पर, हाँ ये कहाँ पर है ये तो हमने बताया ही नहीं अभी। चलो पहले इतना लिख लो, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसका ये नाम भी हमको ध्यान रखना है। ठीक, और रिहंद परियोजना जो इसका जनरल नेम है। रिहंद परियोजना भारत का सबसे लंबा बांध और सबसे लंबा जलाशय भी अगर पूछा जाए तो भी यही है ना। भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर भी यही है और सबसे बड़ा बांध पूछा जाए लंबा तो भी यही है। चलो अब ये कहाँ से बनता है भाई, देखो तो ये कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है सोनभद्र। सोनभद्र में पीपरी एक जगह है, वहाँ की पहाड़ियों से निकलता है, नदी निकलती है रिहंद नदी। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। ज़्यादातर बांध जो है अभी हमने जितने भी पढ़े हैं वो सहायक नदियों पे ज़्यादा बने हुए हैं, है ना। देखे हमने मुख्य नदियों पे जो बांध बनता है उससे क्या होता है कि पानी का जो फ्लो है, या हम कहें कि जो इसका क्षेत्र बनता है बेसिन का साइज़, वो बहुत बड़ा बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उनको हटाना पड़ता है।
है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बांध और ऐसी जगह का सिलेक्शन करके बनाया जाता है। तो सोनभद्र में पीपरी की पहाड़ियों से जो रिहंद नदी निकलती है उसके ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा रिहंद परियोजना, जो कि सोन नदी की और भारत की भी सबसे लंबी परियोजना है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ, सोन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक है हमारी घग्गर, ठीक है, ये घ आधा आएगा इसमें एक, है ना, घग्गर। फिर घग्गर के बाद है गोपद, ये भी एक नदी है। इसके बाद है जेहिला, ये भी एक नदी है। ये सब सोन की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, ये सोन की नदियाँ, ये सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अब देखो ये जो रीजन से बह रही है, ये रीजन कौन सा है? जैसे केन नदी यहाँ से बहती है ना, इसके बाद में बेतवा यहाँ कहीं से आती है, तो बेतवा और केन के बीच का जो पूरा रीजन है वो सब कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड। कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड। ठीक है, इधर ये चंबल वाला जो रीजन है ये कौन सा है? ये मालवा क्षेत्र है ना। और नर्मदा जी के इस तरफ आओगे तो वो निमाड़ हो जाएगा, खरगोन, बड़वानी, ये सब निमाड़ में आ गए। और ऊपर वाला जो रीजन हो जाएगा वो मालवा। तो वो तो रीजन की बात हम अलग से करेंगे। तो ये हो गई इतनी बात। अब अगली नदी डालो, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अगला रिवर है हमारा, जो कि मेन रिवर है एमपी का। ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले बैतूल, बैतूल में मुल्ताई जगह है ना, मुल्ताई से निकलती है, हमारे एरिया से ही है लगभग, है ना। बैतूल जाना पहचाना एरिया अपना। तो बैतूल में मुल्ताई एक जगह है, वहाँ से निकलती है ना। अगर इसके हम नाम की व्याख्या करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो उस जगह का मूल तापी, क्या है? मूल तापी, उसी को हम मुल्ताई कहते हैं। मूल तापी का मतलब क्या है? तापी जो है एक देवी है ना, देवी है, उन देवी का स्थान है और उसी स्थान से ये नदी निकलती है, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मुल्ताई, है ना। मूल तापी, और तापी जो है वो क्या है? देवी का नाम है। और मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब मुख्य जगह, मुख्य स्थान। जैसे पेड़ की जड़ को हम मूल कहते हैं, वो मेन होती है, वैसे ही वो जगह है। तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, मूल तापी जगह का नाम है। ठीक है, और जाति कहाँ पर है? तो ये जो है, जैसे नर्मदा जी देखो इधर, ये नर्मदा जी बह रही है हमारी, ठीक है। अब ये रहा हमारा बैतूल, कहाँ गया? ये रहा बैतूल, है ना। अब ये बैतूल से नर्मदा जी के बिल्कुल समानांतर, है ना, मतलब हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं, पूरी तरीके से पैरेलल तो नहीं है, पर समानांतर चलती है, नर्मदा जी के साथ साथ में चलती है। और जाती भी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। मतलब अगर ये नर्मदा रिवर है तो इस तरीके से यहाँ से ताप्ती नदी निकल रही है और ये समानांतर चलते हुए इस तरीके से बहती है। ठीक है, कहीं कहीं पर समानांतर पूरी तरीके से हम नहीं कह रहे हैं, तो मतलब नर्मदा जी के इस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो मतलब कि जो रेंज है यहाँ पर बैतूल में पर्वतों की, वो कौन सी रेंज होगी? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज जो है, वहाँ से नर्मदा जी के इस तरफ सतपुड़ा रेंज है, उस तरफ क्या है? विंध्याचल है। तो यहाँ से इस तरीके से ये नदी निकलती है। ठीक है, कहाँ पर जा रही है? तो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अच्छा, ठीक। अब देखो, खंबात की खाड़ी से एक बात और बता दूं मैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा समझते हो क्या होता है? क्या होता है? मुहाना। नदी जहां पर सागर से मिलती है वहां पर क्या बनती है? डेल्टा फॉर्मेशन करती है, डेल्टा बनाती है। पर नर्मदा जी, ताप्ती और मंडला, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है? ये ईस्चुरी बनाती, मतलब ज्वार नद मुख बनाती है। अब इसको समझ लो, ये क्या होता है? ज्वार नद मुख, इसमें 3 शब्द है। ज्वार का मतलब टाइड, ठीक है, नद का मतलब नदी, और मुख का मतलब मुहाना। ठीक है, तो ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख क्या होता है उसको समझ लो जरा अच्छे से। जैसे ये गंगा जी जो तो हमारी क्या कर रही है, ये जैसे गंगा नदी आती है और ये इधर से हमारा पूरा बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी है, उसमें आकर के मिलती है। तो गंगा नदी समंदर में मिलने से पहले बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है इस तरीके से। क्यों फैलती है? उस एरिया में, क्योंकि जब मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिलता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब अवक्षेप जम जाता है नीचे।
मीठा पानी खारा पानी आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, नीचे कई सारी चीज़ें जमने लगती है, जिस वजह से नदी की गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसका पाट चौड़ा होने लगता है, मतलब फैलने लगती है। तो ये पूरा एरिया गंगा जी इस तरीके से समुद्र में जाकर के मिलती है। इस जगह को क्या कहा जाता है, सुंदरवन। सुंदरवन गंगा नदी का डेल्टा है, मुहाना। आधा हमारे इसमें आता है, आधा बांग्लादेश में आता है। ठीक है, चलो तो अब नर्मदा जी किस तरीके से मिल रही सागर में, देखो जरा। नर्मदा जी जब सागर में मिलती हैं, या एक और कौन सी नदी बताई मैंने, मंडला और ताप्ती, ये 3 नदियां। तो ये जब सागर में मिलती है तो इनका जो रेट ऑफ फ्लो है, मतलब इनका जो वेग है वो बहुत अधिक होता है। ये ऊंचाई से सागर में मिलती है, मतलब सागर में मिलते समय इनका जो स्लोप है वो कैसा है, हाई है। इनका जो स्लोप है, इनका जो ढलान है वो कैसा है, वो हाई है। हाई स्लोप पर ये गिर रही है। ठीक है, और जब गंगा जी मिल रही थी तो क्या हो रहा था कि गंगा नदी और सागर के तल के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देखोगे इस तरीके से मिलती है ना। तो मतलब यहाँ पर नर्मदा जी एकदम ऊंचाई से गिरती है समंदर के अंदर। तो ऊंचाई से गिरने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन हो रहा था वो भी साथ में बह जाता है, क्योंकि नदी की जो स्पीड है बहुत तेज़ है, यहाँ पर नदी की स्पीड बहुत तेज़ है, इस वजह से कोई भी चीज़ वहाँ नीचे जमा नहीं हो पाती है। और जब अगर जमा नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वो फैल पाएगी क्या, फिर नहीं, वो सकरे रास्ते से ही निकल जाती है। मतलब कि अगर हम इसको बनाए डायग्राम के थ्रू, तो मान लो ये हमारी नर्मदा जी आई और ये हमारा पीछे पूरा समंदर है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आकर के और फिर समंदर में जाकर के ही फैलेंगी। ये अपने मुहाने पर अपने चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करती और उल्टा कम हो जाती है ना, क्योंकि वेग अधिक है। वेग अधिक होने की वजह से कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है और ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, ज्वार नदमुख। और डेल्टा में क्या हो रहा था, फैल रहा है। बात समझ में आ गई। तो नदियों के नाम लिख लो फिर से, ताप्ती नदी, नर्मदा जी और ताप्ती, नर्मदा जी और मंडला, ये 3 नदियां हैं। ये जो क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अब लंबाई की बात करो तो ताप्ती नदी जो है वो 724 मतलब 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 724 किलोमीटर लंबी है। कौन कौन से प्रदेश से होकर जा रही है, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है, महाराष्ट्र, और उसके बाद कहाँ जाएंगी, गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेट्स, 3 प्रदेशों से होकर के ये नदी बहती है। देखो गुजरात में इनकी लंबाई जो है वो 175 किलोमीटर के आसपास, महाराष्ट्र में जो है ये 279 के आसपास, और एमपी में जो है ये एमपी में 279 है और महाराष्ट्र में 270। ठीक है, 279 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, 270 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 175 किलोमीटर गुजरात में। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 724 किलोमीटर ताप्ती नदी। अच्छा, अब ताप्ती नदी का जो इतिहास है वो भी एक पौराणिक इतिहास है ना। पौराणिक का मतलब हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है, हमारे धर्म ग्रंथों में इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या बताई गई है, इसको नोट कर लो, फिर उनके बारे में बात करते हैं, वो भी पूछा जाता है। देखो पहले तो ताप्ती नदी को हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किनकी पुत्री माना जाता है, सूर्य देवता की पुत्री, है ना। सूर्य देवता, और इनकी माता का नाम क्या है, हाँ, छाया। देखो सूर्य देवता जो है उनकी एक्चुअल वाइफ तो संध्या है, पर संध्या वो एक अलग कहानी है, वो परछाई वाला सिस्टम था वहाँ पर। तो संध्या की जो परछाई थी वो कौन थी, छाया, है ना। तो छाया जो है, छाया और सूर्यदेव की पुत्री कौन है, ताप्ती, है ना। और इनके भाई का नाम क्या है, शनिदेव। शनिदेव सूर्यदेव के ही पुत्र है ना, परंतु वो छाया उनकी माता है। और यमराज और यमुना ये भी सूर्यदेव के पुत्र हैं, परंतु ये संतान किसकी है, ये संध्या की है। बात समझ में आ गई। सूर्यदेव की 2 पत्नियां, एक का नाम संध्या, एक का नाम छाया। संध्या के कौन कौन से पुत्र थे, यमराज और यमुना, है ना। और छाया के कौन कौन से पुत्र हैं, शनिदेव और ताप्ती। बात समझ में आ गई। तो ताप्ती नदी है ना। फिर उसके बाद में इनका विवाह जो हुआ था वो वरुण देवता के एक अवतार है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं कि उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, राजा थे एक, उनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है। अभी आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वरुण देवता के अवतार थे वो, उनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है। चलो तो अब इनके उतार लिया, पहले इनके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा।
सूर्यदेव, ये तो बोल लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो लिख लिया होगा आपने, कहानी समझ के सुन लेना और लिख लेना। कहानी समझ के ध्यान में रखोगे तो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है भाई, तो सूर्यदेव की पुत्री है। अब देखो इनके बारे में जो पढ़ने वाली चीजें वो क्या है कि ताप्ती नदी में 7 कुंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 7 कुंड। उन कुंडों के बारे में पूछा जाता है, वो कुंड हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो कुंड है, 7 कुंड है। पहला जो कुंड है वो है ताप्ती कुंड। कौन सा कुंड? ताप्ती कुंड। अभी मैं नाम लिख रहा हूं, फिर एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। ताप्ती कुंड। दूसरा जो कुंड है वो है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। तीसरा जो कुंड है वो है शनि कुंड। ठीक है, चौथा जो कुंड है वो है नारद कुंड। ठीक है, इसके बाद धर्म कुंड, धर्म कुंड। इसके बाद में कौन सा आता है? धर्म कुंड के बाद है पाप कुंड। पाप कुंड के बाद कितने हो गए? 6। लास्ट है आपका नागा कुंड। ठीक है भाई, पहले तो इन कुंडों के नाम लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सबके नाम लिख लिए? अब देखो ताप्ती कुंड, पहले बात करें ताप्ती कुंड। ताप्ती कुंड क्या है? ताप्ती कुंड जहां से ताप्ती नदी निकली है उसी को ताप्ती कुंड कहा जाता है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये इतिहास इसका पूछा जाता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। स्टोरी ये है कि सूर्य देवता जो है हमारे, है ना, सूर्यदेव के ताप से एक बार पृथ्वी बहुत जल रही थी। मतलब कि उनको किसी बात पर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना तेज बढ़ा लिया, है ना। मतलब कि उनकी गर्मी की वजह से जो प्राणी थे सारे, जो जीव जंतु थे, वो सब क्या हो रहे थे? जल रहे थे। तो क्या किया, ताप्ती माता ने उनके सामने ऐसे खड़े हो गए वो, उनको बचाने के लिए, और उनकी छाया जो है पृथ्वी पर पड़ने लगी। इस तरीके से ये सब कहानी के अनुसार चलता है। तो हुआ क्या कि सूर्य की गर्मी की वजह से जो माता है उनकी पसीने की बूंदें गिरी, है ना। कहाँ पर गिरी? वो धरती पर एक बूंद गिरी, एक बूंद जो है आकाश में गिरी, एक बूंद पाताल में गिरी। तो धरती पर जो बूंद गिरी वो कहाँ पर गिरी? ताप्ती कुंड में, है ना। और वहीं से वो आगे चल के क्या बन गई? नदी बन गई। कहानी समझ में आई? ताप्ती माता के पसीने की बूंद से ये नदी बनी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर गिरी थी? जाके ताप्ती कुंड में, और उसी कुंड से फिर नदी निकल गई। क्लियर इतनी बात? ये ताप्ती कुंड है। अब ताप्ती कुंड में जो भी स्नान करता है, जो नहाता है ना, उसको जो है चर्म रोग की समस्या नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हमारे देश में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर इस तरीके की बातें या इस तरीके का उनके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि जो इसमें नहाता है, स्नान करता है, उसको चर्म रोग मतलब कि स्किन डिसीज़ जो है हमारी, वो नहीं होती है। ठीक है, ये पहला कुंड है। दूसरा जो कुंड है वो सूर्य कुंड। सूर्य कुंड मतलब कि ये है तो ताप्ती नदी का ही कुंड है। यहाँ पर क्या हुआ कि सूर्य देवता जो है इनसे मिलने आए, किनसे? ताप्ती, जो उनकी पुत्री है। तो उन्होंने इस कुंड में स्नान किया था। सूर्य देवता ने कहाँ पर स्नान किया था? तो उस जगह का नाम पड़ गया सूर्य कुंड। ठीक, उसी तरीके से शनिदेव जो है उन्होंने भी जब इनसे मिलने आए तो वहीं पर जिस जगह पर स्नान किया, नहाए, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? शनि कुंड। ये सूर्य कुंड हो गया, शनि कुंड हो गया। देखो शनिदेव के काम क्या है सबको पता है। शनिदेव का क्या काम है भाई? हर देवी देवताओं के काम है पर्टिकुलर, है ना। जैसे हमारे सब डिपार्टमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट में, वैसे ही वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे डिपार्टमेंट है। शनि देवता का काम क्या है भाई? शनि देवता का काम है दंड देना, लोगों को उनके पाप के अनुसार क्या करना? दंड देना। पर वो दंड जीते जी दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? वो जिंदा है तभी। मरने के बाद का डिपार्टमेंट किसका है? यमराज का। वो फिर उनके हिसाब से समझेंगे, है ना। आप जब जिंदा हो, जीवित हो, उसी समय आपको जो दंड मिलेगा वो कौन देगा आपको? शनि देवता देंगे। ठीक है, तो उनकी कुदृष्टि बड़ी खतरनाक है, जिसके ऊपर वो दृष्टि पड़ जाती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है ना। तो जो इस कुंड में स्नान करता है उसको उनकी वो दृष्टि से क्या हो जाता है? वो बच जाता है, मतलब कि उस दृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, नारद कुंड। अब नारद जी को सब पहचानते हैं। नारद जी जो है हमारे हरि भक्त हैं, बहुत बड़े। दिन भर पूरे जो त्रिभुवन है उसमें नारायण नारायण करते वो घूमते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार किसी दुर्भावना के कारण, मतलब उनके मन में कुछ गलत इंटेंशन आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी, जिनके वो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, तो वहाँ से उन्होंने पुराणों की चोरी कर ली। मतलब जो वेद होते हैं ना, सरस्वती जी के हाथ में, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद पुस्तक जो होती है उनको चोरी कर लिया।
तो उस चोरी की वजह से उनको श्राप मिला, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में क्या हो गया, कोढ़ उत्पन्न हो गया। कोढ़ की बीमारी सुनी है ना, स्किन डिजीज, वो हो गया। तो उससे वो परेशान होकर घूमते रहे। तो फिर उन्होंने जाकर के इस कुंड में स्नान किया और ताप्ती माता की तपस्या करी बहुत 10-12 साल तक, बहुत कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया, जिसके बाद में उन्होंने उनको रोग मुक्त कर दिया। तो इस कुंड में जो स्नान करता है उसको भी इस तरीके की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसके पीछे की कहानी ये है। धर्म कुंड जो कि ताप्ती जी के, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब धर्मराज, धर्मराज यमराज को ही धर्मराज कहते हैं। तो धर्मराज ने जहाँ पर उनका भी एक स्थान है भाई, चूंकि ताप्ती उनकी बहन है तो परिवार वाले तो सब मिलने आएंगे उनसे, तो उनका भी जो स्थान है उसको क्या कह दिया गया, धर्म कुंड। और यहाँ पर जो है स्नान करने से आपको ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आप कर्म करोगे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि धर्मराज जो यमराज, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि शासन करने वालों में मैं कौन हूँ, यम हूँ। यम के समान कठोर कोई नहीं होता है। तो जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। यमराज के यहाँ दया का कोई विधान नहीं है। तो ये यमराज का काम है। पाप कुंड इसी तरीके से एक कुंड है जहाँ पर स्नान करने से ऐसा कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं पापियों के, है ना। फिर नागा कुंड, नागा कुंड जो है, जो एक नागा संप्रदाय है हमारे साधुओं का, सबने सुना होगा। तो नागा कुंड में जो है ये उनका पर्टिकुलर कुंड है, वही लोग वहाँ पर नहाते हैं, दूसरा कोई नहीं नहा सकता है, ठीक है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर शंकर जी का एक फेमस मंदिर है जिसको कहा जाता है सफ़ेद जनेऊधारी शंकर। कौन से शंकर, सफ़ेद जनेऊधारी शंकर। ये बात आप लिख सकते हो। ये जो कुंड है इसके पास में सफ़ेद जनेऊधारी शंकर जी का मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। नागा साधु जो है यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने पंथ के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार व्यवहार करते हैं, ठीक। अच्छा, ठीक। इसके बाद में ताप्ती नदी का या ताप्ती माता का विवाह जिनके साथ हुआ था उनका नाम है संवरण। क्या नाम है, राजा संवरण। इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो सब कहानी है ना, केवल हमें कुंड के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। हो गई भाई इतनी बात। चलो फिर आगे इसमें क्या है, लंबाई बता दी मैंने ताप्ती नदी की, है ना, सारी चीज़ें बता दी। सहायक नदियाँ, ठीक है। इसके बाद परियोजना इस पे ज़्यादा नहीं है। चलो इसके बाद अगली नदी है। अब देखो कई छोटी छोटी नदियां हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहली नदी लिखो अब अगली, शिप्रा नदी। फटाफट इनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां जो है हम लेंगे, बाकी का जो है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, चलो शिप्रा नदी, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी जो है इंदौर और देवास, नहीं जनापाव से तो चंबल निकलती है, हाँ जनापाव से चंबल नदी निकलती है। इंदौर और देवास के मध्य शिप्रा जगह है, वहीं से ये नदी निकलती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, मात्र कितनी बड़ी है, लंबाई जो है इनकी 196 किलोमीटर। कितनी है, 196 किलोमीटर। पहले तो है ना 50-60 साल पहले ये 12मासी नदी थी, मतलब इनमें 12 महीने पानी रहता था। अब की कंडीशन हम नहीं बोल सकते, हालांकि नर्मदा जी का कुछ पानी इनमें डाला गया है, बाकी ये गर्मी के दिनों में सूख जाती है ना। तो लंबाई कुल कितनी है, 196 किलोमीटर। कहाँ पर जाकर मिल रही है ये, चंबल नदी में मिल जाती है ना। कोटा राजस्थान में, कहाँ पर, कोटा राजस्थान में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, मतलब चंबल की सहायक नदी चंबल नदी में मिल जाती है। अब जरा इसकी जगह देख लो मैप पर, कहाँ पर है, देखो ये रहा हमारा देवास और ये रहा इंदौर। देवास और इंदौर के मध्य कौन सा गांव बताया मैंने, शिप्रा। शिप्रा से निकलेगी और उज्जैन होती हुई, ये देखो यहाँ से जा रही उज्जैन और मंदसौर और नीमच, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर इस तरफ यहाँ मुड़ जाती है। और राजस्थान में कहाँ पर जाकर मिल रही है, कोटा में। चंबल नदी कोटा से जाती है। चंबल नदी पर कोटा में कौन सा बांध बताया था मैंने, राणा सागर नहीं था, राणा सागर तो चित्तौड़गढ़ में था, वही राणा सागर महाराणा सागर एक ही बांध है, वो चित्तौड़गढ़ में था। ऊपर जवाहर सागर था, कौन सा था, जवाहर सागर।
तो कोटा में चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है और उसी बांध के पास देखो, बांध वहाँ पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस नदी का भी पानी उसको मिलता है। ठीक है, बांध का सिलेक्शन ऐसी जगह पर ही होता है जहाँ पर वाटर का अमाउंट अच्छा मिले। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं भाई, शिप्रा को जो है मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा क्षेत्र की गंगा कहा जाता है। मालवा क्षेत्र की गंगा है शिप्रा नदी। ठीक, इसके अलावा अब शिप्रा कहाँ से जा रही? उज्जैन से। तो मतलब मुख्य शहरों में उज्जैन है इसका। उज्जैन के पास, उज्जैन में क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है शिप्रा के किनारे पर? महाकालेश्वर मंदिर है सबसे बड़ी चीज़, है ना। सांदीपनी आश्रम है। सांदीपनी आश्रम मतलब भगवान कृष्ण का जो स्कूल था वो है ना। फिर राम घाट है, फेमस घाट है। और उसके बाद में बहुत सारे छोटे बड़े कई सारे मंदिर है उज्जैन के अंदर, हमें पता है ना। अपने शनि भगवान का भी एक मंदिर है शिप्रा के किनारे पर। और इसके अलावा, इसके महाकालेश्वर के अलावा भी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है शिप्रा के बारे में कि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला, सिंहस्थ, है ना। सिंह राशि वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंहस्थ जो है यहाँ पर लगता है हर 12 साल में एक बार। पिछली बार कब लगा था? 2016 में। अब कब लगेगा? 2028 में। 12 साल गिन लो, है ना। कुंभ का मेला क्या है? कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है एक जगह पर। वैसे तो 4 साल में लगता है, ठीक है, पर जगह बदलती रहती है, तो वही उसी जगह पे वापस आने में कितने साल लग जाएंगे? 12 साल। तो 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ के मेले की क्या स्पेशलिटी है? हाँ, वो तो आते हैं है ना। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि रिलीजन से रिलेटेड सबसे बड़ी जहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन होता है लोगों का, क्राउड का, है ना। बहुत भारी भीड़ रहती है। कुंभ के मेला जो होता है वहाँ पर भी, अगर कहानी की मैं बात कर रहा हूँ तो अमृत का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अमृत की बूंदें गिरी उस जगह पर, संगम पर, तो वहाँ पर स्नान करने से जो है व्यक्ति को अच्छे कर्म की या उसका जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी कहानी है। ठीक है, ये हो गई शिप्रा की बात है। शिप्रा नदी में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके बाद चलो, शिप्रा के बाद और छोटी नदी कौन सी हमारी? एक जो चंबल की सहायक नदी है वो है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी कहाँ से निकल रही है? ये हो गया। देखो, ये चंबल रिवर है। चंबल रिवर की डायरेक्शन क्या है बोलो तो जरा। चंबल रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है? इस तरीके से। देखो, ये यहाँ से निकल रही है चंबल नदी, यहाँ से निकल रही इंदौर में जो जाना पाव है अपना, वहाँ से निकल रही है और इस तरीके से पहले राजस्थान में जाती है, फिर वापस एमपी में आती है और फिर लास्ट में इधर चली जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। मतलब कि देखो, ये शिप्रा नदी जो है वो इस तरफ से आके मिल रही है उसके अंदर। ठीक है, इस तरफ से आकर के मिल रही है। अब जो हमारी कौन सी नदी बताई मैंने अगली? काली सिंध। एक सिंध नदी है, एक काली सिंध है। सिंध नदी जो है वो इधर विदिशा से निकलेगी, है ना। और काली सिंध जो है वो यहीं से निकल रही। कहाँ से? देवास जिले के बागली गांव से। कौन सा गांव? काली सिंध नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगी? देवास जिले के बागली गांव से। बागली गांव से। ठीक है, और पर्वतमाला कौन सी है? विंध्य। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला है। नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? 150 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 150 किलोमीटर। अच्छा, और जिस पहाड़ी से निकलती है उसका नाम अमोदिया है। क्या है? स्थानीय नाम जो है उसका, लोकल नेम जो है वो अमोदिया। वैसे वो विंध्याचल पर्वत रेंज है पूरी। देवास जिले के बागली गांव से, और स्पेशल जगह का नाम क्या है? अमोदिया। विंध्याचल पर्वतमाला है। 150 किलोमीटर की कुल नदी की लंबाई है ना। कहाँ पे जाके मिल रही है? चंबल में। अभी बताया चंबल की सहायक नदी है। कहाँ पर जाके मिल रही? चंबल में। चंबल में कहाँ पर मिलती है? राजस्थान में मिलती है। ठीक है, राजस्थान में मिलती है, चंबल में जाके। ठीक, चलो। इसके अलावा फिर एक सिंध नदी है। सिंध नदी जो है वो विदिशा जिले से निकल रही है। ठीक है, और उसके बाद में
देखो छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं, जो सारी नदियां हम यहाँ पे अभी कवर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से। मैंने कहा था ना कि नर्मदा जी की कितनी नदियां हैं, 40, सहायक नदियां कितनी है टोटल मार के, 43 नदियां हैं। सिर्फ नर्मदा जी की हेल्पिंग रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। तो मध्य प्रदेश में नदियों की संख्या बहुत है। मुख्य नदियां जो है वो हमने पढ़ ली है ना, सारी जिनका पौराणिक महत्व है या जिनसे क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कोई भी, वो 6-7 जो नदियां थी वो हमने पढ़ ली है। अब इसके अलावा जो रिवर्स हैं उनके बारे में हमको क्या क्या जानकारी रखनी, बस वो पढ़ना है। देखो परियोजनाएं तो कोई है नहीं अब उनके ऊपर, आपको केवल उनका ओरिजिन याद रखना है और कहाँ पे जाके मिल रही है वो याद रखना है और लंबाई याद रखना है। बस ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है जो छोटी छोटी रिवर्स है उनके बारे में, ठीक है। ओरिजिन, लंबाई और क्या याद रखोगे, ओरिजिन, लंबाई और कहाँ से मिल रही है वो, समाप्त कहाँ हो रही है, शुरू कहाँ हो रही है, समाप्त कहाँ हो रही है और कितनी लंबी, बस इतनी चीज़ याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है बाकी की नदियों के बारे में। ना तो कोई परियोजना है, ना कोई जलाशय है, ना कुछ है, ना कोई जलप्रपात है, क्योंकि लंबाई इतनी कम है कि इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई इनको समय नहीं है। क्लियर इतनी बात। तो बाकी की नदियाँ जो है आप लोग बुक से पढ़ना है ना, और कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना।